हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं हिंदी के बारे में। हिंदी का पेपर जो आपका 16 फरवरी से होने वाला है। इसमें जो ग्रामर के पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ रहे हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा अब तक हमने उपसर्ग पढ़ लिया, प्रत्यय पढ़ लिया और समास पढ़ लिया। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? आज क्या पढ़ेंगे? हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार में जो है हाई स्कूल में आपके सिलेबस में अलंकार में सिर्फ अर्थालंकार में वो भी 3 अलंकार सिर्फ पढ़ना है। क्या क्या? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन कंफर्म है कि आने वाले हैं। इसे अच्छे से पढ़ेंगे कि जिसे हमें समझने में आसानी हो और अपने मन से भी कुछ उदाहरण इसे लिख सकते। तो हम पढ़ते हैं क्या? अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार जो होता है कि कविता में चमत्कार उत्पन्न करने वाले प्रयोगों को अलंकार कहते हैं। मतलब कि हम समझ सकते हैं कि अलंकार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कविता है उसे चमत्कारी बना सकते हैं, उसे सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। वही क्या है? अलंकार है। अलंकार से आप समझ सकते हैं कि किसी भी दीवार वाप का उसमें क्या किया जाता है? अलंकृत किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसे हम अच्छा सा लुक दे सकें, अच्छा सुंदर दिखा सकें। तो वही आपका अलंकार है। तो जिसमें अलंकार जुड़ जाए वो समझ लीजिए उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए उसमें अलंकार लगाया जाता है। इसीलिए हम लिखा गया है कि कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए या सुंदरता। अब हम जान लेते हैं अलंकार के भेद क्या है। अलंकार के जो भेद होते हैं या प्रकार जो भी कह सकते हैं आप। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभय अलंकार। तो अर्थालंकार क्या होता है? अभी हमने कहा कि अलंकार का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को सुंदर बनाना, आकर्षक बनाना, उसके अंदर ऐसे चमत्कारी करना कि इंसान उसे चाहे तो एक नजर देखे। और शब्द अलंकार का मतलब क्या है? इसमें शब्द के द्वारा उसे हम क्या कर रहे हैं? आकर्षित बना रहे हैं या चमत्कार उसमें उत्पन्न कर रहे हैं या उसको सुंदर बना रहे हैं। किसके द्वारा? शब्द के जरिए। उसी तरह अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? इसमें ऐसे शब्द जो है उसके अर्थ से क्या हो रहा है? वो अलंकारित हो रहा है। उसमें अर्थ ऐसे आ जा रहे हैं कि उस अर्थ से ही आपके अंदर उसे पढ़ने में आपका इंटरेस्ट हो या उसको सुंदरता उसमें हो और उसके चमत्कार उत्पन्न हो सकता है। और तीसरा है उभय अलंकार। उभय मतलब क्या है? जिसमें दोनों हो, शब्द हो, अर्थ हो, दोनों हो, वो क्या कहलाता है? उभय अलंकार कहलाता है। पहला हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो पहले हम जान लेते हैं उपमा का अर्थ क्या होता है। उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना करना या तुल्यता, सादृश्यता। उसमें सादृश्यता दिखाई जाती है या समानता होती है। अब जान लेते हैं परिभाषा क्या होता है उपमा अलंकार का। परिभाषा ये है कि जहाँ कविता में दो वस्तु या व्यक्तियों या दशाओं की समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है। क्या कह रहा है इसमें? समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते परिभाषा में उपमा अलंकार कि जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी चीज की समानता की जाए या तुलना की जाए, तो कोई भी चीज हो उसमें 2 चीज होनी चाहिए। तो कभी भी समानता या तुलना होती है तो इसमें 2 लोग होने चाहिए। तो इसमें दिया है कि जहाँ कविता में 2 वस्तु हैं, 2 वस्तु हो या 2 व्यक्ति हो या 2 दशाएं हो, 2 कंडीशन हो, 2 स्थितियां हो, 2 परिस्थितियां हो, कुछ भी हो सकता है। उसमें बता रहा है कि क्या किया जाता है? समानता, तुलना और सादृश्यता। मतलब सादृश्यता, उसमें दृश्यता दिखाई जाती है। उपमा अलंकार के अंग या अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी दिया है कभी एग्जाम में आपके कि उपमा अलंकार के अंग कितने हैं। तो उपमा अलंकार के अंग कितने हैं? 4 हैं। पहले है उपमेय, फिर दूसरा है उपमान, तीसरा है समान धर्म, चौथा है वाचक शब्द। तो ये उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द क्या होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा क्या कि 2 वस्तुएं या 2 व्यक्तियों के बीच में क्या हो रही है? तुलना करवाई जा रही है। तो हम जान लेते हैं उपमेय क्या है। इसमें क्या होता है ना कि जब हमें पता चला है कि 2 वस्तु होनी चाहिए। तो 2 वस्तु में मान लीजिए कि एक पेन है, ये हमारे पास एक ब्लैक पेन है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लैक पेन है और एक क्या है? ब्लैक स्केच है। ये क्या है? एक ब्लैक स्केच है। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 वस्तुएं हैं, तो हमारा पेन, ये पेन है किसके समान है? ये स्केच के समान है। मतलब स्केच के समान क्या करता है? इसका कलर जो चलता है हमारे पेन, वो स्केच के समान है। तो हमारे पेन और इस स्केच में तुलना की जा रही है। 2 वस्तुएं, इनके बीच में क्या हो जा रही है? तुलना की जा रही है। तुलना किस बात पे हो रही है? कि इनका जो कलर है, ये दोनों का कलर क्या है? काला है। ये भी काला रंग का चलता है, ये भी काला रंग का चल रहा है। तो इसमें क्या हो गया कि जिसकी उपमा दी जाए, मतलब कि ये वस्तु है हमारे पास कि ये हमारा पेन है, और किससे हम तुलना कर रहे हैं? ये इस स्केच से तुलना कर रहे हैं। हमारे पास जो वस्तु है ये हो गई उपमेय, आज की जिससे हम तुलना कर रहे हैं ये हो गया आपका उपमान। और समान धर्म क्या हो गया? किस चीज की बारे में बात हो रही है? कि ये कलर जो है, इसका कलर जो चल रहा है, ये काला ब्लैक कलर, इसके बारे में बात हो रही है। इस दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता ये है कि दोनों का रंग जो है ये काला है। इससे भी हम लिखते हैं तो काला रंग का चलता है, इसके से भी लिख रहे हैं तो ये भी काला रंग का चल रहा है। ये दोनों का सेम है, ये दोनों में समानता रखने वाले गुणधर्म। और शब्दवाचक, शब्दवाचक क्या है? पढ़ ले रहे हैं। शब्दवाचक जो शब्द
तुलना को प्रकट करता है, जैसे सम, सा, सी, सरिस जैसे यू समान शब्द। मतलब कि हमारा पेन जो है, हमारा पेन, ये हमारा काला पेन इसके जैसा काला है। तो जैसा इसके बीच में क्या आ गया है, जैसे आ गया है, इसके बीच में क्या है, शब्द प्रकट हो रहा है, ये जैसा। उदाहरण हम देख ले रहे हैं। उदाहरण क्या है, हमने उदाहरण लिया है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। जैसे हो गया इसमें, तो इसमें दिया था क्या, वाचक शब्द में, जिसके पहचानने के लिए क्या था कि बीच में क्या होना चाहिए, जैसे होना चाहिए। इनके जो भी आप लाइन लिखा हो उसमें क्या हो, जैसे हो, सम हो, सा हो, सी, उस वो आपको दिख जाए तो समझ लीजिए क्या है कि उपमा अलंकार है। इस काव्य पंक्ति में, ये जो काव्य का पंक्ति है, इसमें क्या है, नभ की उपमा किससे दी गई है, शंख से दी जा रही है। किससे दी जा रही है, शंख से। तो ये उपमेय क्या हो गया इसमें, देखिए जो वस्तु होगी वो क्या हो गया आपका, उपमेय हो गया। तो ये जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, नभ है। इसमें क्या दे रहा है कि प्रातः नभ, जो प्रातः का जो नभ होता है आकाश, ये किसके समान है, बहुत नीला शंख के समान। किसके समान, शंख के समान है। शंख के समानता दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में क्या कलर जो है समान क्या है, नीला है। उस समय क्या होता है, आकाश का भी रंग नीला और शंख का भी नीला दिखाई रहा है कि नीला है। तो हम कह सकते हैं कि उपमेय क्या हो गया आपका, नभ हो गया। मतलब जो वस्तु है ये नभ हो गई, जिससे तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है, शंख से। तो शंख आपका क्या हो गया, उपमान हो गया। असमान धर्म, इसमें समान धर्म क्या है, नीला है। आकाश भी आपका नीला है और शंख भी नीला है, तो दोनों क्या है, नीला है। और वाचक शब्द क्या है, जैसे। जैसे और इससे और भी उदाहरण उसे भी देख ले रहे हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है कि चला आ रहा मौन धैर्य सा। इसमें क्या दिया है, इसमें वाचक शब्द जो है इसमें देखिए सा दिया है। फिर दूसरी तरफ उदाहरण देख रहे हैं कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर। देखिए इसमें क्या है, वाचक चिन्ह ये समाया है। इसे हम समझ सकते हैं क्या है, इसमें उपमा अलंकार है। तो ऐसा भी आपको दिख जाए जैसे सा, सम। अब इसके बाद पीतर पात सरिस मंडोला। देखिए इसमें दिया है सरिस। सरिस क्या है, ये आपका वाचक शब्द है। तो ये भी अगर आ जाए तो क्या होगा, ये उपमा अलंकार होगा। ये पहचानने का तरीका है। अब आते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है। अभी हमने पढ़ा उपमेय क्या है, उपमान क्या है। आप समझ रहे हैं, जो वस्तु है वो उपमेय है, जिससे तुलना की जा रही है वो क्या है, उपमान है। तो यही दे रहा है कि उपमेय में उपमान का भेद रहित, मतलब कोई भेद नहीं है, कह दिया जा रहा है कि वही चीज है। तो जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण में कि समय के सैलाब को मत रोको। जो समय है इसकी तुलना किससे की जा रही है, सैलाब के साथ की जा रही है, भेद रहित। मतलब कि समय इस समय क्या है, सैलाब बन गया है। तुर्की में आप देख रहे हैं इस समय क्या आ गया है, भूकंप आ गया है, जिससे हजारों लोग मर गए हैं। तो जो इस समय को क्या कह सकते हैं कि ये हमारे लिए समय नहीं, एक सैलाब है। तो उस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, समय जो है वो सैलाब खुद हो गया है। समय की तुलना किससे हो जा रही है, सैलाब से। लेकिन समय और सैलाब में कोई अंतर नहीं है। इस समय समय ही सैलाब है, सैलाब ही समय है इस समय। तो यही कहा जा रहा है कि इसमें कोई तुलना नहीं की जाती है। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों चीजें एक ही हो गई उनके लिए। ये हमारे लिए समय नहीं, एक सैलाब है। और उसके बाद ये दिया एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरिराई। मतलब कि चरण और कमल को एक साथ दे दिया गया है कि चरण कमल है। इस समय जो चरण है वो कमल है। चरण और कमल दोनों को क्या कर दिया है, चरण पर जो है कमल का भेद रहित आरोप है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए उपमेय और उपमान दो चीजें आप समझ लीजिए, आपको आसानी होगी। उपमेय क्या है, वो वस्तु है। उपमान क्या है, जिससे उस वस्तु की तुलना की जा रही है। इसमें जो होता है प्राय मनु, मानो, मनो, मनहु, जनु, जानो, निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने का तरीका है। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये उपमा अलंकार में भी हमने देखा। यहाँ पे देखिए सरिस था, सम, सा, जैसे ये क्या था, उपमा अलंकार था। कि अभी किसी भी काव्य की पंक्ति में अगर आपको दिखे तो आप समझ सकते हैं यहाँ उपमा अलंकार है। उसी तरह कोई भी काव्य का पंक्ति अगर हो, उसमें अगर मनु, मानो, मनो, मनहु, जनु, जानु अगर लिखा हो तो आप समझ लीजिए क्या कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उदाहरण से हम समझ लेते हैं। उदाहरण दिया है कि चली मनो आंगन कठी ताते राते पांव। इसमें क्या है, मनो दिया है। तो मनो का मतलब क्या है, इसमें दिया है मनो, या ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि इस काव्य पंक्ति में चरण के लाल होने का के कारण बताते हुए कहा गया है कि इसमें चरण की बात जो इनकी लाल हो गई है, लाल होने के कारण बताते हुए कहा गया है कि मानो कठोर आंगन में चली हो, इसलिए पैर लाल हो गए होंगे। इसे बताया जा रहा है कि आंगन कठी मतलब कठोर आंगन था, उसी आंगन में चलने से क्या हो गया, इसका पैर लाल हो गया है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे आप थोड़े से भी थके हो तो आदमी कहते हैं कि जरा लग रहा है कि तुम पत्थर तोड़ के आओ इसलिए थक गए हो। चाहे कुछ भी आप कह सकते हैं कि कितना काम लग रहा है कि सारे घर का काम तुम ही क्यों हो, इतना थक गए हो। तो उसमें क्या हो जा रहा है कि संभावना बताई जा रही है कि मानो कि ऐसा हुआ है जिससे कि तुम थक गए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।